वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आज के इस फ्रेश लेक्चर में। इसका नाम है स्लैब। हम लोग स्लैब समझेंगे, किसे बोलते हैं, कितने टाइप का होता है, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। स्लैब बेसिकली आप लोग भी इस टर्म से वाकिफ़ होंगे। ये क्या है? छत। ठीक है, छत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैब बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक लेंथ, दो स्पैन होता है, लेंथ के डायरेक्शन में भी, विड्थ के डायरेक्शन में भी। बीम में क्या था? लेंथ के डायरेक्शन में स्पैन था, विड्थ कंपेरेटिवली बहुत कम था। ठीक है, और थिकनेस तो ऑफ कोर्स इसमें भी रहेगा, बीम में भी था। तो इसमें दोनों डायरेक्शन, यानी कि अगर छत को इस तरह से समझा जाए तो दोनों डायरेक्शन रहता है Lx और Ly। इसमें थिकनेस भी रहेगा ही, कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगा। ठीक है। अब इस स्पैन के रेशियो के अकॉर्डिंगली स्लैब को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी है? वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ठीक है, वन वे स्लैब जैसे हम लोग इसका रेशियो देखें, Ly लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। जैसे ये सपोज 5 है और ये सपोज 4 है, इस दोनों का रेशियो अगर 2 से कम हो तो ये टू वे स्लैब में आता है, Ly बटे Lx। इफ लेस देन 2 देन इट इज टर्म एज टू वे स्लैब। अगर सपोज ये 5 है, ये 2 है, तो 5/2 रेशियो Ly बटे Lx का अगर ग्रेटर देन 2 आ गया तो ये किस कैटेगरी में आएगा? वन वे स्लैब के कैटेगरी में। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको समझेंगे वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में। ठीक है, जैसे कि स्लैब एक आरसीसी मेंबर है, सबको को पता है, और इसमें हम लोग कंक्रीट भी प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। वन वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन के बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों डायरेक्शन के बेंडिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि अगर टू वे स्लैब होगा तो इसमें इस डायरेक्शन से भी हम लोग सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन से भी स्लैब झुकेगा, इस तरह से बेंडिंग होगा, और इस डायरेक्शन में भी सपोज करते हैं हम लोग किस तरह से बेंडिंग होगा। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई एक बुक है, ये स्लैब है, इसका कि ये स्पैन और ये स्पैन दोनों का रेशियो, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम है, तो ये टू वे स्लैब हुआ। इस पर अगर लोड लगता है तो ये वाला भी डिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला स्पैन भी, और ये वाला स्पैन भी क्या होगा? इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग बेंडिंग को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। और वही वन वे स्लैब में कॉरिडोर समझिए, एक कॉरिडोर जिसका कि एक कॉरिडोर मतलब गलियारा, उस पर अगर छत इस तरह से देना हो तो एक स्पैन बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्पैन बहुत कम है। ठीक है, सपोज करिए इस पर आपको एक छत कोई भी बैम्बू का आपको ये बनाना होता, तो आप लोग बैम्बू किस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं? इस डायरेक्शन में बैम्बू, उसके ऊपर आप एस्बेस्टर सीट वगैरह कुछ भी देते, या फिर इस डायरेक्शन में बैम्बू, उसके बाद ऊपर से एस्बेस्टर सीट वगैरह देते। यहाँ पे बैम्बू एक रेनफोर्समेंट के तौर पे हम ट्रीट करने बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में आप बैम्बू देते तो बहुत ज़्यादा टूटने का चांसेस था, क्योंकि स्पैन क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में बैम्बू को देना प्रीफर करते हैं। अब इसके ऊपर एस्बेस्टर सीट वगैरह कुछ भी देंगे तो सेफली क्या करेगा? ये रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है, ये हुआ वन वे स्लैब का एग्जांपल, जिसमें कि रेनफोर्समेंट यानी बैम्बू का जो बात कर रहे थे वो किसके अलोंग देते हैं? शॉर्टर स्पैन के अलोंग। ठीक है, अब इसके ऊपर जो बैम्बू लगाएंगे यानी कि रेनफोर्समेंट लगाएंगे, देखिए ये वाला डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट दिए हैं, इस रेनफोर्समेंट को बोलते हैं हम लोग मेन बार, जो कि बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिर्फ शॉर्टर स्पैन के अलोंग। और लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो रेनफोर्समेंट हम लोग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस तरह के रेनफोर्समेंट को कैसा बार बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, ये बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ प्रोवाइड किए हम लोग। कंक्रीट में आफ्टर कास्टिंग थोड़े टाइम के बाद श्रिंकेज आता है, क्रीप आता है ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर उसमें क्रीप आता है, श्रिंकेज आता है, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उस श्रिंकेज को रेसिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ने नहीं देता है आफ्टर इवोपरेशन, या फिर जब वो सेट कर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन ये बेंडिंग को रेसिस्ट नहीं कर रहा है। बेंडिंग को रेसिस्ट कौन कर रहा है? मेन बार बेंडिंग को रेसिस्ट कर रहा है। अब समझिएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह से स्पैन बहुत ज़्यादा था, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पैन को ये क्या कर दे रहा है? छोटा कर दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जा रहा है, जगह जगह पे थोड़े थोड़े इंटरवल पे क्या कर रहा है, सपोर्ट मिल जा रहा है। तो ये स्पैन बहुत छोटा हो गया, इसलिए वो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं जो बेंडिंग रेसिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वही टू वे स्लैब में ऐसा बात नहीं है, जो नीचे रहे। और एक बात देखिए, जब इस तरह से बेंड करेगा कोई भी स्लैब या बीम, तो एक्सट्रीम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ जनरेट करता है, सबसे बॉटम मोस्ट फाइबर पे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेस जो है उसका वैल्यू घटते जाता है, ऊपर धीरे धीरे कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम देखें। तो जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, वो नीचे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इस तरह से बाइंडेड है, तो नीचे कौन सा बार रहेगा, नीचे कौन सा बार रहेगा, नीचे मेन बार रहेगा, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा, ठीक है। जो क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो है, टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप कर रहा है, बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेस वो नीचे डेवलप कर रहा है, तो मेन रेनफोर्समेंट जिसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस को सहने के लिए, वो भी कहाँ पे लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों में नीचे कौन है, मेन रेनफोर्समेंट, उसके जस्ट ऊपर कौन लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब आते हैं टू वे स्लैब में। टू वे स्लैब में ऐसा कोई बात नहीं है, इस डायरेक्शन में भी बेंडिंग को हम लोग कंसीडर करके रेनफोर्समेंट का डिजाइनिंग करते हैं, और इस डायरेक्शन में भी बेंडिंग को कंसीडर करके रेनफोर्समेंट का डिजाइन करते हैं। यानी दोनों डायरेक्शन का जो रेनफोर्समेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने डायरेक्शन के बेंडिंग मोमेंट को सहने के लिए। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेनफोर्समेंट का डाया, स्पेसिंग वगैरह वगैरह जो भी है वो डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या है, मेन रेनफोर्समेंट सिर्फ मोमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आईएस कोड का जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है कि कम से कम इतना देना ही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिज़ाइन हो जाएगा। और भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन मिलता जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, आपके बुक का ही है, नीलम शर्मा का, उसी में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आईएस कोड का रिकमेंडेशन रहेगा वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे और आप लोग उसको नोट्स बना के मेमोराइज कर जाइएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारा रिकमेंडेशन अगर लिखाने लगेंगे तो एक क्लास जो एक लेक्चर है उसी में बर्बाद होगा। इसलिए इससे अच्छा है कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उस क्वेश्चन में ही जितने भी टेक्निकलिटीज़ हैं और जितने भी रिकमेंडेशन हैं वो सारे रिकमेंडेशन कवर हो जाएंगे। आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है नीलम शर्मा का, एग्जाम्पल 9.1, ठीक है। ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको पहले करते हैं, उसके बाद आगे के थोड़ा सा टफ लेवल में हम लोग जाएंगे। ये एनालिसिस का क्वेश्चन है। एनालिसिस और डिज़ाइन दो तरह के क्वेश्चन, जैसा कि बीम में बताए थे। एनालिसिस में आपको सारा डाटा दिया रहेगा, आपको एनालाइज करके बताना है कि वो कितना लोड ले सकता है, कितना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी उसका है, अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अगर लिमिट स्टेट मेथड में बात करें तो, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट रेसिस्टेंस MUR ऑफ 150 mm थिक स्लैब, यानी कि आपको जो डेप्थ है वो दे दिया है 150 mm थिक स्लैब विथ 10 mm डाया बार एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आपको डाया बार दिया हुआ है और स्पेसिंग दिया हुआ है कि कितने कितने दूर पे रेनफोर्समेंट लगा है, ठीक है। द इफेक्टिव कवर इज 25 mm। अब इफेक्टिव कवर क्या है, जैसे कि देखिए यूनिट विड्थ के लिए, स्लैब तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, यूनिट विड्थ के लिए जैसे हम लोग इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं, बी कंसीडर कर 1 मीटर बोले या फिर mm में 1000 mm बोले, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है रेनफोर्समेंट इस तरह से 10 mm डाया बार का, कितने कितने दूरी पे लगा हुआ है सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग बता रहा है कितना, 200 mm, ठीक है। ये स्पेसिंग जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो 1 मीटर विड्थ में टोटल AST कितना लगा ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा कि 1 मीटर विड्थ में, पर मीटर विड्थ AST एरिया ऑफ स्टील कितना लगा, कि विड्थ यानी कि 1000 mm इंटू एक डाया का, मतलब एक रेनफोर्समेंट का एरिया π/4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग अब कितना है, स्पेसिंग 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इस तरह से आपको एरिया ऑफ स्टील पता चल जाएगा। आप कैलकुलेट करें तो ये आता है 393 mm स्क्वायर। चलिए यहाँ से ST पता चल गया। अब आते हैं आगे, इफेक्टिव कवर 25 mm। इसका मतलब क्या है, अब देखिए रेनफोर्समेंट ये जो डेप्थ दिया है 150 mm, ये ओवरऑल डेप्थ दिया है। कभी भी अगर सिर्फ डेप्थ लिखा रहे तो समझिएगा ओवरऑल डेप्थ, जब तक कि साथ में इफेक्टिव डेप्थ नहीं लिखा रहे तब तक, या थिकनेस नहीं लिखा रहे तब तक अपने से स्मॉल d कंसीडर नहीं करना। ये कौन सा d है, बड़ी D। हम समझ रहे हैं कि आप लोग सब इस टर्म से वाकिफ़ होंगे, बीम में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, क्या इफेक्टिव है क्या ओवरऑल है, ठीक है। अब इफेक्टिव कवर किसको बोलते हैं, इफेक्टिव कवर
ये डिस्टेंस को बोलते हैं बॉटम ऑफ द सॉफिट से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये जो डिस्टेंस है ये 25 mm है। तो इफेक्टिव जो डेप्थ आएगा, अब ये जो वैल्यू है ये इफेक्टिव डेप्थ होगा, यानी 150 माइनस 25 इक्वल्स टू स्मॉल डी, यानी इफेक्टिव डी डेप्थ, डी माइनस कवर, यानी 150 माइनस 25 इक्वल्स टू 125, ये आया आपका क्या, स्मॉल डी। इसी पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसके नीचे का रेनफोर्समेंट बस इरोजन को रोकने के लिए, जंग ना लगे रेनफोर्समेंट में, इसलिए प्रोवाइड करते हैं। किसी तरह का लोड या कंप्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड नहीं हम लोग समझते हैं कि वो ले रहा है। सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस कौन ले रहा है, रेनफोर्समेंट। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना कंक्रीट है सिर्फ वही कंप्रेशन को ले रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना ये सब कंक्रीट है वो कंप्रेशन को नहीं ले रहा है, जैसा कि बीम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये डेप्थ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी यानी MUR। जस्ट लाइक अ बीम डिज़ाइन आप कर दीजिए। बीम में MUR कैसे निकालते थे, 0.36 FC B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। अगर नहीं याद है आप लोग फार्मूला को रिवाइज करिए, हम समझते हैं कि आप लोगों को सब फार्मूला याद होगा। अब यहाँ पे XU कौन सा, XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जब एनालिसिस का प्रॉब्लम है तो हम लोग को ये पहले चेक करना होगा सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस्ड है। वो कैसे पता चलेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस से कंपेयर करके एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पहले निकालते हैं। अभी इस फार्मूला को थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पहले XU का वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल NA फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ टेंशन, इससे पता चलेगा 0.36 FC B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। अब XU इक्वल्स टू 0.87 FY का वैल्यू 415, AST का वैल्यू 393 डिवाइडेड बाय 0.36 FCK का वैल्यू 20 इंटू विड्थ का वैल्यू B का वैल्यू 1000 1 मीटर विड्थ के लिए। अब ऐसे कैलकुलेट करें तो आपको XU का जो वैल्यू आता है वो 19.6। हम कॉपी कर रहे हैं बुक से, आप लोग भी कैलकुलेट करके रीचेक करिए ये सही है या नहीं। ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एज पर गिवन एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट एंड डेप्थ कैलकुलेशन से ये आया। अब क्रिटिकली कितना न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है उसको चेक करते हैं। FE 415 के लिए जो क्रिटिकल या फिर बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का क्या फॉर्मूला है, 0.48D। अगर FE 250 रहता तो 0.53D और FE 500 रहता तो 0.46D। ऐसे करके हम लोग निकालते थे। तो फॉर FE 415 क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू 0.48 इंटू डी। अब ये डी कौन सा, इफेक्टिव डेप्थ यानी 125, 0.48 इंटू 125। इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आता है 60 mm, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज फार ग्रेटर देन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो सेक्शन कैसा हो गया, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ होंगे कि कब अंडर रेनफोर्स्ड का केस आता है, एक्सिस दोनों को कंपेयर करने पे, कब ओवर रेनफोर्स्ड का, कब बैलेंस्ड का, ठीक है। सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन रहना चाहिए। लिमिट स्टेट मेथड में अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सडन फेल्योर का चांसेस रहता है। अब ये चूँकि क्लियर हो गया, इसलिए सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन रहेगा तो क्या इसका फ़ायदा है, सबसे पहले कौन फेल करेगा, स्टील फेल करेगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड है और कंक्रीट के पास जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है विथ कंपैरिजन टू स्टील थोड़ा ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। पहले स्टील फेल करता है तो स्टील ब्रिटल मटेरियल होता है और वो फेल्योर के पहले फ्रैक्चर होगा, टूट के गिरेगा, आपको वार्निंग दे देगा कि आप फेल्योर से पहले वार्निंग दे देगा, जो कि एक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पता चल गया कि सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अब MUR इस एक्चुअल XU के कॉरस्पॉन्डिंग अब MUR क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। इस पर सब वैल्यू पुट करिए, 0.36, FCK का वैल्यू 20, विड्थ का वैल्यू 1000, XU कौन सा, XU एक्चुअल लिमिट बस चेक करने के लिए अंडर है या ओवर बस उसने निकाले थे, सब जगह कैलकुलेशन में एक्चुअल ही यूज़ होगा। अगर ओवर रहता तब हम लोग लिमिटिंग यूज़ करते हैं और ये MUR को क्या लिखते हैं, MU लिमिट से ज़्यादा लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद लीवर आर्म D यानी कि 125
माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल एक्स यू अगेन 19.6। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, आप लोग कैलकुलेट करके देखें, ये वैल्यू आएगा 16.56 इंटू 10⁶, 16.56 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में आप लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁶ से भाग दे दीजिए, तो ये वैल्यू आता है 16.56 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत बार स्टूडेंट लोग किलो न्यूटन पर मीटर देते हैं, जिससे एक आध मार्क्स कट जाता है एग्जामिनेशन में। ध्यान रखिएगा, मोमेंट का यूनिट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक सा क्वेश्चन था, एनालिसिस का क्वेश्चन था, इसको किए हम लोग। अब आते हैं डिज़ाइन के क्वेश्चन पे। अब आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आराम से समझते हैं एक एक चीज़ को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ ए कॉरिडोर ऑफ ए हॉस्पिटल बिल्डिंग। कॉरिडोर एक गलियारे को बोलते हैं, जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक डायरेक्शन का स्पैन बहुत ज़्यादा है और विड्थ थोड़ा कम होगा, गली का जैसा होता है गली। ठीक है, हैज़ ए क्लियर स्पैन, स्पैन जो गलियारे का है वो क्लियर स्पैन, यानी कि क्लियर स्पैन किसे बोलते हैं, सपोज करिए कि ये वाल है या बीम है जिस पे कि वो स्लैब रखा हुआ है, छत, ये गली का दो तरफ का वाल होगा और एक बहुत इन्फिनिटी मान ली बहुत दूर तक इस तरह से ये गलियारा गया है। ये वाला विड्थ आपको फिक्स है 2.5 मीटर। क्लियर कहने का मतलब इनर टू इनर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंगली, यानी सेंटर ऑफ द आपको जाना पड़ेगा, वो आगे के स्टेप्स में देखेंगे। लेकिन अभी क्लियर स्पैन का मतलब क्या था वो समझ गए। क्लियर स्पैन को कई जगह बुक में L0 से भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं इस नोटेशन को। अब आगे बढ़ते हैं। इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ए बीम। अब देखिए, ये जो सपोर्टेड है या तो वाल हो सकता है या स्लैब किस पे रखा हुआ हो सकता है, बीम पे। आप लोग अपने कॉलेज के बिल्डिंग को देखिए, जो छत रखा हुआ है डायरेक्ट वाल पे नहीं रखा हुआ होगा, किसी बीम पे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो वाल पे भी रखा जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी लोड है तो बीम पे रखा गया है। ठीक है, इस बीम का विड्थ जो है वो बीम का विड्थ कितना है 230 mm। अब इफेक्टिव लेंथ निकालने में, एल इफेक्टिव निकालने में ये आधा विड्थ इधर जोड़ना पड़ेगा, बीम का आधा विड्थ इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन जो 230 mm का है वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन द स्लैब इफ़ द बीम इज, यानी ये क्लियर हो गया यहाँ तक के पढ़ने में, ये क्वेश्चन को पढ़ने में कि ये कैसा स्लैब है। कहीं भी लिखा नहीं है वन वे, लेकिन आपको पकड़ना है ये कैसा स्लैब है, वन वे, क्योंकि एक डायरेक्शन का लेंथ बहुत ज़्यादा है और विड्थ क्या है कंपेरेटिवली कम है। इतना ज़्यादा है कि वो लेंथ स्पेसिफाई नहीं किया, बस बोल दिया कि ये गली है, और गली अंडरस्टूड है, कॉरिडोर अंडरस्टूड है कि लेंथ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वन वे स्लैब के तौर पे डिज़ाइन होगा। अब इसका लेंथ हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे, चूँकि बहुत लंबा है तो पर मीटर यानी यूनिट विड्थ के लिए इस डायरेक्शन का जो लेंथ लेंगे वो 1000 या 1 मीटर का, मीटर के टर्म में बात करें तो 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंगली जितने भी दूर तक उसको ये कास्ट करना है स्लैब को, वो कास्ट कर सकता है, जो डिज़ाइन करके हम लोग लाएंगे। अब आते हैं, डिज़ाइन द स्लैब इफ द बीम इज कैरिंग ए लाइव लोड। लाइव लोड मूविंग लोड जो मूव करते रहता है। ठीक है, वो दिया हुआ है 5 किलोटन पर मीटर स्क्वायर, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है, अब लोड जो दिया हुआ है एक तरह का सिर्फ लोड दिया हुआ लाइव लोड, लेकिन हम लोग जानते हैं और भी बहुत तरह के लोड होते हैं, सेल्फ वेट होता है, डेड लोड होता है, और भी बहुत सारा लोड का कम्बिनेशन है। तो हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट अभी लाइव लोड है, डेड लोड, खुद का जो इसका सेल्फ वेट है स्लैब चूँकि तो बहुत लंबा होगा, विड्थ भी है, उसका खुद का भार होगा, वो भार भी हम लोग को ऐड करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप्स को समझिएगा कैसे कैसे हम लोग जाएंगे। ओवरव्यू पहले समझते हैं कैसे डिज़ाइन होना चाहिए इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, जितने भी तरह का लोड आता है टोटल लोड निकालेंगे। इस टोटल लोड में लाइव लोड प्लस डेड लोड, ठीक है, इस तरह से हम लोग लेके इस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालेंगे, MUR निकालेंगे, WL²/8। ठीक है, इस तरह से चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब जैसा बीम जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, तो WL²/8 करके अल्टीमेट मोमेंट, यानी इस मोमेंट को सहने के लिए हम लोग को क्या करना है, बीम डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब बीम में जैसे हम लोग करते थे, स्लैब डिज़ाइन करना है। अब बीम में जैसे हम लोग करते थे कि इस मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म से डेप्थ डिज़ाइन करते थे, फोर्स ऑफ टेंशन इंटू लीवर आर्म से AST डिज़ाइन करते थे। ठीक उसी तरह का प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि जब डेड लोड निकालेंगे तो डेड लोड किसके वजह से होगा, इसके खुद के सेल्फ वेट, और सेल्फ वेट में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। लेंथ तो हम लोग को जैसे हम लोग एज्यूम कर लिए हैं
ये वाला लेंथ लेंगे, विड्थ एज्यूम कर लिए 1 मीटर, लेकिन थिकनेस नहीं है, थिकनेस यानी डेप्थ नहीं है, वही डेप्थ तो डिज़ाइन करना है, ठीक है। जब तक डेप्थ नहीं रहेगा तो डेड लोड कैसे निकलेगा, ठीक है। यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम करते हैं तब क्या निकलता है, उसका सेल्फ वेट कंक्रीट का यूनिट, यानी कि अगर आरसीसी मटेरियल है उसका यूनिट वेट कितना रहता है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी हम लोग कितना लेते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही अगर पीसीसी रहे तो पीसीसी रहे, देखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये यूनिट वेट है, इकाई द्रव्यमान है, ठीक है। डेंसिटी को इकाई घनत्व तो बोलते हैं, ये इकाई द्रव्यमान है, लेकिन अगर वॉल्यूम जब तक नहीं पता हो तो उसका सेल्फ वेट भी पता नहीं चल सकता है। और वॉल्यूम में तीनों पैरामीटर चाहिए, लेंथ भी, विड्थ भी और थिकनेस भी। अभी चूंकि थिकनेस नहीं है तो थिकनेस हम लोग सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया यानी डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया से आईएस कोड रिकमेंड करता है कि इनिशियली आप सेल्फ वेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया से, वो भी रिकमेंडेशन अपने मन से जो मन से डेप्थ नहीं ले ले, ठीक है। चूंकि हमको यहाँ पे सेल्फ वेट चाहिए ही चाहिए तो कुछ डेप्थ हमको लेना पड़ेगा तभी सेल्फ वेट निकल सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब सेल्फ वेट निकालने के लिए डेप्थ को एक एज्यूम करना पड़ेगा, वो भी एज्यूम अपने से नहीं करके आईएस कोड का रिकमेंडेशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर के लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग स्पेसिफिकेशन है और कंटिन्यूस बीम के लिए अलग स्पेसिफिकेशन है। तो रिकमेंडेशन क्या है, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए L/D रेशियो का रिकमेंडेशन है, स्पैन बटे डेप्थ रेशियो, ठीक है। जैसे कैंटिलीवर के लिए 7 है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 है, कंटिन्यूस बीम के लिए 26 है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली L स्पैन यानी कि जैसे स्पैन कितना है 25 यानी 2500 mm, L/D पता नहीं है, इसका रेशियो हम लोग कितना ले सकते हैं 20 या उससे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो D का वैल्यू कितना आना चाहिए, D का वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाय 20, ये कैलकुलेट करिए। D का जो भी वैल्यू होगा उससे ज़्यादा ले सकते हैं, उससे कम हम लोग नहीं लेंगे। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आता है 125, यानी इफेक्टिव डेप्थ जो लेंगे हम लोग, ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएस कोड का रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ बीम या स्लैब और ये L/D का रेशियो, ठीक है। अब हम लोग इफेक्टिव, ये क्लियर हो गया, इफेक्टिव डेप्थ जो लेंगे, अभी ये डेप्थ फाइनल नहीं है, ये बस सेल्फ वेट निकालने के लिए डेप्थ हम लोग अप्रॉक्सीमेटली फिर भी किसी कोड के थ्रू, ठीक है, अपने मन से नहीं, वो कितना वैल्यू आया 125 mm। अगर 25 mm का नॉर्मली हम लोग स्लैब में कवर लेते हैं, इफेक्टिव कवर, तो टोटल चूँकि सेल्फ वेट में टोटल डेप्थ का ज़रूरत पड़ेगा, टोटल डेप्थ हम लोग अगर 25 mm का कवर लिए तो 125 प्लस 25 यानी 150 mm का ओवरऑल डेप्थ, यानी कि बड़ा वाला D, और ये है कौन सा, स्मॉल d, ठीक है। ये निकल गया ओवरऑल डेप्थ। अभी ये फाइनल डिज़ाइन नहीं, अगर यहीं पे डिज़ाइन होता तो कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग सेल्फ वेट को निकालने, चूँकि यहाँ पे डेड लोड का अभी कैलकुलेशन करना होगा, तो सेल्फ वेट को कैलकुलेट करने के लिए ये क्राइटेरिया हम लोग कंसिडर किए हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे कि लाइव लोड दिया हुआ था, लाइव लोड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि बताया मैंने, यूनिट विड्थ के लिए सारा कैलकुलेशन करना है आगे, ये कॉरिडोर का यूनिट विड्थ, यानी कि अगर 1 मीटर से गुना करें तो यही यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 1 मीटर से 1 मीटर के लिए ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए लोडिंग है, ठीक है। अगर 1 मीटर से गुना करें, इधर के स्पैन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इधर के स्पैन को अगर 1 यूनिट कंसीडर करें तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पर मीटर। लाइव लोड, अब डेड लोड पे आते हैं, डेड लोड भी पर मीटर, यानी कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी या सॉरी यूनिट वेट इनटू डेप्थ कितना हम लोग अगर मीटर में बात करें 0.15 इंटू लेंथ इस तरह 1 मीटर, इस डायरेक्शन का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आएगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड जो वर्किंग लोड है, अभी टोटल लोड जो लग रहा है पर मीटर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए
5 प्लस 3.75 यानी 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर का ये लोड लग रहा है। अगर फैक्टर्ड लोड, चूँकि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड इक्वल्स टू 1.5 इंटू 8.75। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए कितना आता है वैल्यू, ये वैल्यू आता है 13.125, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब फाइनली हम लोग लोड निकाल क्यों रहे हैं, जो हम लोग को अल्टीमेट मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो मोमेंट निकालना है। और मोमेंट कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू WL²/8। अब W तो निकल गया यहाँ पे, लेकिन L कौन सा, इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन के लिए भी एक क्राइटेरिया है, इफेक्टिव स्पैन यानी L इफेक्टिव, इसके लिए IS कोड का एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। क्लियर स्पैन हम लोग को दिया हुआ है, दो वैल्यू में से दो रिकमेंडेशन में जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ दीज टू, लीस्ट जो होगा उसको चुनना है क्या, L इफेक्टिव। कौन सा लीस्ट, क्लियर स्पैन प्लस जो डेप्थ हम लोग चूज़ किए डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से वो, या फिर क्लियर स्पैन प्लस ऑफ विड्थ ऑफ वाल। यहाँ पे वाल की जगह पे क्या है, बीम है। ठीक है, इस दोनों में से जो कम आएगा उस वैल्यू को आप चूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्पैन कितना है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर प्लस 0.125, ये आया था क्या, अब लोग देखिए, या फिर हाँ यही आया था। उसके बाद या फिर क्लियर स्पैन यानी 2.5 प्लस आधा विड्थ ऑफ वाल इधर, आधा विड्थ ऑफ वाल इधर, दोनों जोड़ के एक फुल विड्थ ऑफ वाल हो जाएगा। और फुल विड्थ ऑफ वाल 230 mm है यानी 0.23 mm। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 प्लस 0.125 ये वैल्यू आता है 2.62625 मीटर। इसको आप लोग कैलकुलेट करें 2.5 प्लस 0.23 तो ये वैल्यू आता है 2.73। अब दोनों में से कम कौन सा है, कम वैल्यू जो है वो 2.625 है। तो L इफेक्टिव जो सब जगह यूज़ करेंगे यहाँ पे या फिर और जगह कैलकुलेशन में, वो कौन सा यूज़ करेंगे, 2.625 मीटर। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशन है ये IS रिकमेंडेशन है। अगेन इसको हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अब आते हैं मोमेंट कैलकुलेशन पे, जो फैक्टर्ड मोमेंट है जिसके लिए कि हम लोग डिज़ाइन करेंगे डेप्थ फैक्टर्ड मोमेंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, WL²/8। फैक्टर्ड लोड हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे 1.5 सबसे गुना करके 13.125, और ये इफेक्टिव स्पैन जो था 2.625 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए तो ये वैल्यू आता है 11.30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर इसको न्यूटन mm में आप लोग लिखना चाहें 11.30 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब इस मोमेंट न्यूटन mm, अब इस मोमेंट के लिए ही हम लोग को डेप्थ भी कैलकुलेट करना है जैसे कि बीम में करते थे, और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट AST मेन बार यानी कि शॉर्टर स्पैन के अलोंग बस डिज़ाइन करना है। लॉन्गर स्पैन के अलोंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी IS कोड का रिकमेंडेशन है, वहाँ पे पहुँचेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले डेप्थ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी डिज़ाइन करेंगे तो कैसा सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। यानी कि अगर डेप्थ कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि डेप्थ लोग, अब चूंकि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से डेप्थ लिए थे वो बस डेड लोड को निकालने के लिए था, वो फाइनल डेप्थ नहीं था। ठीक है, फिर से डेप्थ को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेंडिंग के क्राइटेरिया से। अब बेंडिंग मोमेंट चूंकि इतना लग रहा है, इस बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए कैसा डेप्थ चाहिए, यानी MUR का क्या फॉर्मूला था, अगर देखें 0.36 FC के B इंटू XU लिमिट। अब डिज़ाइन कर रहे हैं, मेरे पास सारा कंट्रोल है तो हम लोग लिमिट सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। 0.36 FC के B इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिट। ठीक है, आप लोग लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट FE कौन सा यूज़ कर रहे हैं, FE 415 यूज़ कर रहे हैं, बुक में दिया हुआ है। तो XU लिमिट फॉर FE 415 XU लिमिट जो ले सकते हैं वो 0.48 इंटू D। अभी D अननोन है। ठीक है, तो स्क्वायर टर्म में आ जाएगा, D का वैल्यू 11.30 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0.36। FCK कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, 20।
इंटू विड्थ 1000 इंटू एक्चुअल लिमिट 0.48 इंटू डी। अगर डी यहाँ से बाहर निकाल लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 0.42 इंटू 0.48 इंटू डी। डी तो बाहर निकल गया है, इसके लिए भी दोनों के साथ से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डी अगर आप लोग कैलकुलेट करें, अंडर रूट ऑफ 11.30 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो है 0.36 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा डी का। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए ये डी का वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है 63.99 mm, ठीक है। ये वैल्यू जो हम लोग इनिशियली लिए थे उस डेप्थ के वैल्यू से बहुत कम है, ठीक है। 60 यानी 6 सेंटीमीटर बहुत कम है। तो आप लोग ये वैल्यू लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इनिशियली जो वैल्यू लिए थे वो वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम हो जाता तो फिर दिक्कत था, लेकिन वो वैल्यू हम लोग लिए हैं, वो ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा ले सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप लोग को ज़्यादा ही लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी का बात कंसीडर करके नहीं चलेंगे। एज ए स्टूडेंट आप लोग डिज़ाइन करना है थोड़ा सा ज़्यादा सेफ कंडीशन लेके ही, ठीक है। तो इनिशियली जो डेप्थ लिए हैं वो सफिशियंट था इस मोमेंट को सहने के लिए, ठीक है। इस मोमेंट को सहने के लिए 63.99 अप्रॉक्स 64 mm ही रिक्वायर्ड है डेप्थ। हम लोग अडॉप्ट कितना किए 100 mm, ठीक है। तो 100 mm लेके ही सारा आप कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं वो लेके कैलकुलेट करने। अगर इसको लेते हैं डेप्थ तो फिर से हम लोग को रिवाइज हो सकता है करना पड़े, क्योंकि हम लोग सेल्फ पेड जो कैलकुलेट किए हैं वो किसके अकॉर्डिंग किए हैं 100 mm डेप्थ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम लोग जो अडॉप्ट किए हैं वो सफिशियंट है सहने के लिए इस लोड को, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हम लोग डेप्थ डिज़ाइन किए मोमेंट को इक्वेट करके फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, इससे डेप्थ डिज़ाइन हुआ। सिमिलरली एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर स्पैन हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, इस मोमेंट को इक्वेट करेंगे फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म। उस फोर्स ऑफ टेंशन और लीवर आर्म में कहीं ना कहीं AST छुपा हुआ है, वो AST हम लोग को क्या होगा रिक्वायर्ड होगा कैलकुलेट करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में AST आएगा और उस AST को हम लोग क्या करना है निकालना है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ बार्स में, जैसे कि बीम में करते आ रहे हैं, ठीक है। वो AST डिज़ाइन हो जाएगा, फिर उसको चेक करेंगे IS कोड का मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है उससे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे जो मिनिमम क्राइटेरिया है कोडल प्रोविजन उससे। उसके बाद फिर ये सारा डिज़ाइन हो गया, जब डेप्थ डिज़ाइन हो गया, एरिया ऑफ स्टील डिज़ाइन हो गया, मेन बार और एनफोर्समेंट बार, उसके बाद चेक लगाएंगे, चेक शियर में बॉन्ड में, ठीक है। उस चेक को लगा के तब आपका चेक में भी अगर सेफ आता है सारा डेप्थ और एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, तब जाके आपका फाइनल डिज़ाइन होता है। क्योंकि ये स्लैब का क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो नेक्स्ट जितना भी इसका बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू।